आइए बच्चों, आपका स्वागत है। क्लास 7th के स्टूडेंट्स, हम लोग सरल समीकरण सिंपल इक्वेशंस चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम समीकरण हल कर रहे हैं। समीकरण क्या होती हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये सब हमने डिटेल में पहले भी डिस्कस कर दिया है। अब समीकरणों का हल सीखना है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन हमने सॉल्व पहले कर भी दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण का प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। Give the steps you will use to separate the variable and then solve the equation. तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप क्या स्टेप लेंगे पहले तो वो बताना है, ठीक हो गया। और फिर वेरिएबल को सेपरेट कर देना है। आप समझ रहे होंगे, ये एक समीकरण है। दिस इज एन इक्वेशन। इसमें चर क्या है? एन है। इसको चर क्यों कहा? क्योंकि ये अज्ञात है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये चर है, ये अचर है, ये कांस्टेंट है, ये आप जान रहे हैं। इसको 46 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? एन की वैल्यू कैसे निकलेगी? एन की वैल्यू इस रूप में निकलेगी कि पहले मैं क्या कर दूंगा, एन को एक तरफ कर दूंगा और कांस्टेंट को दूसरी तरफ कर दूंगा, ठीक है ना। ये एन मैंने अलग करना है, चर को पृथक करना है। सेपरेट द वेरिएबल। चर एक तरफ करिए, अचर एक तरफ करिए, ठीक है। चर क्या है? एन। वेरिएबल क्या है? एन। इसको एक तरफ करो और कांस्टेंट जैसे ये है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको भी यहां से अलग करिए। तो क्या करना चाहिए डियर स्टूडेंट? यहां पर आप देख रहे होंगे -2 है, ठीक हो गया। ये -2 मैं यदि यहां ले लूं तो कैसे करूंगा? यहां से ये हट जाए, ठीक है। तो कुछ करते हैं, यहां मैं इसको 0 बनाता हूं। 0 कैसे बनेगा? -2 को आप 0 बनाना चाहते तो आपको क्या करना चाहिए? उसमें +2 और कर लीजिए, ठीक है। -2 को यदि मैं 0 बनाना चाहूंगा तो उसमें +2 कर दूंगा। तो +2 जब मैं यहां करूंगा तो मुझे यहां भी करना पड़ेगा, नहीं तो इम्बैलेंस हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा समीकरण में। समीकरण बैलेंस नहीं रहेगी, संतुलित नहीं रहेगी, गलत हो जाएगा। जो यहां करेंगे प्रयोग, वही प्रयोग यहां करेंगे। यदि मैं +2 करूंगा यहां, तो यहां भी +2 करूंगा। और +2 यहां क्यों कर रहा हूं? इस -2 को 0 करने के लिए। तो -2 +2 0 हो जाएगा। तो यहां +2 के, यहां भी +2 करेंगे। तो पहले आप देखो, चरण 1 स्टेप 1, चरण 1 स्टेप 1, समीकरण में 2 जोड़ने पर एक काम तो ये होगा। समीकरण में 2 जोड़ने पर, स्टेप लिख देते हैं। समीकरण में 2 जोड़ने पर जब यहां +2 करूंगा तो यहां भी करूंगा तो 0 हो जाएगा। तभी कितना बचेगा? 3n। तभी क्या बच जाएगा? 2 तो मैंने हटा दिया, तब बचेगा 3n। 3n में से, अब 3n का मतलब क्या होता है? 3n का अर्थ है कि 3 × n, 3 गुणा गया n, ठीक है। अब ये 3 यहां से हटाना है, ठीक है। मैं कह रहा हूं 3n का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट? 3 × n। यदि मैं यहां से 3 कैंसिल करना चाहूंगा तो मैं यहां 3 से डिवाइड भी करूंगा, ठीक है। 3 हट जाए, 3 कैसे हटेगा? 3 1 जा 3, 3 से 3 कट जाएगा, 3 कम 3, यहां 1 आ जाएगा, 1 × n आपका n हो जाएगा।
अब यहां 3 से डिवाइड करूंगा तो यहां भी करना पड़ेगा, ठीक हो गया। यहां 3 से डिवाइड करूंगा तो यहां भी करना पड़ेगा, तो पहले ये स्टेप मैं कर लेता हूं, पहले मैं ये बात कर लेता हूं। स्टेप 1 इसको चरण एक ही रहने देते हैं। समीकरण में 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 3n माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 46 प्लस 2। यहां प्लस 2 क्या है तो यहां भी प्लस 2 क्या है, कोई अंतर नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई असंतुलन नहीं, कोई इम्बैलेंस नहीं, ठीक हो गया। यहाँ प्लस 2 क्या तो यहाँ माइनस 2 क्या। अब माइनस 2 और प्लस 2 तो 0 हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है कि 3n इज इक्वल टू कितना हो गया, 42 ने प्लस 2 किया तो ये हो गया 48। या तो क्लियर है, ठीक हो गया। और 3n को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू एन, 3n का मतलब हुआ 3 इंटू एन इज इक्वल टू 48, ठीक हो। अब 3 इंटू एन, 3 इंटू एन को, ये 3 यहां से कैसे हटेगा, ये तो मल्टीप्लाई में गुणा में है, तो 3 से डिवाइड करिए, 3 से यहां बाहर करिए, यहां भी करिए, 3 से इसको भी डिवाइड करिए, इसको भी करिए, ठीक है। तो स्टेप 2, चरण 2 क्या है, दूसरा स्टेप क्या लूंगा, स्टेप 2, समीकरण में 3 से भाग करने पर डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 3। पहला स्टेप क्या क्या था, समीकरण में 2 जोड़ने पर एडिंग 2 इन द इक्वेशन, समीकरण में 2 जोड़ने पर ये आ गया। अब क्या क्या, समीकरण में 3 से भाग करने पर डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 3, इसको भी 3 से डिवाइड किया, इसको भी किया, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू एन डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 48/3। यहां 3 से डिवाइड किया, 3 से भाग दिया यहां, तो यहां भी दिया, ऐसे करना पड़ेगा। जो स्टेप लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही स्टेप राइट हैंड साइड में लेने पड़ेंगे। जो काम बाएं पक्ष में करूंगा वही काम दाएं पक्ष में करूंगा। तो 3 से यहां भाग दिया, 3 से यहां भाग, ठीक है। अब 3 1 जा 3, 3 से ये कट गया, और 16 3 48, 16 3 जा 48 कट गया ना, 3 से ये 3 कैसे भाग किया तो 16 आएगा, 3 कम 3 3 6 18, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या हो गया, n इज इक्वल टू 16। n की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट, 16 आ गई। n क्या है, चर, n इज ए वेरिएबल, ठीक है, n वेरिएबल है। और समीकरण में चर का मान जब हम ज्ञात कर देते हैं तो वही समीकरण का हल है। तो n इज इक्वल टू 16 समीकरण का हल है। n इज इक्वल टू 16 इज द solution of equation. n is equal to 16 is the solution of equation. n is equal to 16 समीकरण का हल है। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि समीकरण का हल का मतलब हुआ कि समीकरण में चर का मान निकालो। What is the meaning of solution of this equation? Solution of the equation means we have to find the value of the variable in the equation. समीकरण में जो चर है उसका मान निकालना ही समीकरण का हल है। n इक्वल टू 16 क्या हो गया, समीकरण का हल हो गया। लिखा हुआ है ना, समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण को हल करने का मतलब क्या हुआ, समीकरण में जो चर है उसका मान निकालिए। क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन मीन्स we have to find the value of the variable in the equation. अब जैसे यहाँ पर वेरिएबल क्या है, n है, तो n की वैल्यू निकल गई तो ये समीकरण का सॉल्यूशन हो गया।
ये समीकरण का हल हो गया। ठीक हो, अब चलिए इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, देखिए ध्यान से समझिए आप। ठीक है, इक्वेशंस को अभी शुरुआत हो रही है आपको, तो जब आप ठीक से शुरू में समझ जाएंगे तो आगे जो बड़ी बड़ी क्लास जाएंगी ना आपकी, तो और आसान आपके लिए समझने के लिए, बड़ी बड़ी इक्वेशंस आते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक हो, तो चलिए इसका बी वाला पार्ट देखते हैं। बी वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, बी वाले पार्ट में क्या करेंगे आप देखिए। देखिए डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, आप देखिए दूसरी इक्वेशन आपके पास है बी, ये है आपके पास 5m + 7 = 70। आपको कहा गया है कि ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, इस समीकरण को हल करना है, तो आप क्या क्या स्टेप लेंगे। ठीक हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके समझ में एकदम आ गया होगा कि मेरे पास ये समीकरण है और मुझे इस समीकरण को हल कर देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसका बी वाला पार्ट देखिए। इक्वेशन है 5m + 7 = 70। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि सॉल्व द इक्वेशन मीन्स इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालिए, समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल करने का मतलब हुआ कि समीकरण में जो चर है उसका मान निकालना है। तो इस समीकरण में चर कौन है, ये अननोन है, अज्ञात है, इसी को चर कहते हैं, वेरिएबल। इसकी वैल्यू चाहिए, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, अचर है, अचर है। अब क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने क्या करना है, सेपरेट द वेरिएबल। जो चर है उसको एक तरफ करते हैं और जो अचर है उसको एक तरफ करते हैं। वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ रखते हैं। अभी जो 7 है इसको हटाना है यहां से। ये 7 कैसे हटेगा, 7 हटेगा, इसको मैं 0 कैसे कर सकता हूं, यदि मैंने -7 कर दिया। +7 को 0 करने के लिए आप -7 और वहां लगा लीजिए। ठीक है, या -7 करूंगा, अब यहां -7 करूंगा तो यहां भी करना पड़ेगा, जो यहां करूंगा वो यहां करूंगा। ठीक हो गया, तो स्टेप 1 देखिए, चरण ए क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों से, समीकरण के दोनों पक्षों से 7 घटाने पर, समीकरण के दोनों पक्षों से 7 घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग 7 from both sides in the equation। ठीक है, यहां भी -7 करिए और यहां भी करिए, तो कितना हो जाएगा, 5m + 7 - 7 = 17 - 7। यहां -7 किया तो यहां भी कर दिया, तो कोई लॉस नहीं। ठीक है, कोई असंतुलन नहीं, कोई इम्बैलेंस नहीं, इक्वेशन आपकी परफेक्ट बनी रहेगी। दिस इंप्लाइज दैट 5m, अब आप जानते हैं +7 और -7 तो 0 हो गया, तो दिस = अब यहाँ वेरिएबल अलग आ गया, चर अलग आया, नहीं आया। ठीक हो गया, अब 17 - 7 कितना होता है, 10। ठीक हो गया, 17 - 7 आपका 10 हो गया। अब 5m का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, 5m का मतलब है 5 × m। ठीक है, अब इस 5 × m में यदि मैं 5 को हटाना चाहूंगा तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, 5m में से यदि मैं ये चाहता हूं कि 5 हट जाए, कट जाए, ठीक है, तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा, तो 5 × 5, 5 × 1 = 5, तो 1 को m से मल्टीप्लाई करूंगा तो m ही तो आएगा। ठीक है, अब आप देखिए चरण 2, स्टेप 2 में क्या करूंगा, चरण 2, समीकरण में
समीकरण में 5 से भाग देने पर, समीकरण में 5 से भाग देने पर डिवाइड द इक्वेशन बाय 5। अब आप क्या लिखेंगे, 5m/5 इज इक्वल टू 10/5। यहां 5 से भाग दे रहा हूं तो यहां भी दूंगा, यहां 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो यहां भी करूंगा। 5m/5 क्या, तो 10/5 हो गया। तो अभी कितना हो गया, 5 1 जा 5, 5 एकम 5, 1 के गुणा m में होगी तो हो गया m इज इक्वल टू 5 एकम 5, तो 1 की मल्टीप्लाई में तो m ही हो गया, और इसको देखो 5 गुने 10, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 2। m की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 2 आ गई। अब ये क्या है, यही तो समीकरण का हल है। क्यों कह रहा हूं समीकरण का हल है, कि चर का मान निकल गया, ये तो क्या है, समीकरण का हल है। वेरिएबल की वैल्यू निकल गई, ये तो समीकरण का हल है। तो आप लिख देंगे n इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक हो गया, n इज इक्वल टू 2 समीकरण का हल है। ठीक है, अंडरस्टैंड। n की वैल्यू निकल गई, क्योंकि चर इसमें क्या था, m था, मैंने m का मान निकाल लिया। ठीक हो रहा है। अब चलिए इसका सी वाला पार्ट देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में आ रहा होगा, चरण भी आ रहा होंगे, स्टेप्स मैं क्या क्या कर रहा हूं। ठीक है ना, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप सीधे करेंगे, ऐसा लिखने की आवश्यकता भी नहीं होती, सीधे करेंगे आप फटाफट। अब चलिए सी वाला पार्ट की ओर चलते हैं। सी वाले पार्ट में क्या है, आप देखिए। सी वाले पार्ट में देखिए स्टूडेंट, बच्चों आपकी समझ में ठीक से आ रहा होगा, ध्यान से आप देखिए समझिए। अब सी वाला पार्ट है इसका 20p/3 इज इक्वल टू 40। इस समीकरण को हल कीजिए। सॉल्व दिस इक्वेशन मीन्स, इस इक्वेशन में, इस समीकरण में जो चर है, चर क्या है, p है, इसकी वैल्यू निकाल। इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, p है, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक हो। अब मैं क्या क्या स्टेप करूंगा। सबसे पहले ऐसा करता हूं, इस 3 को हटाने का प्रयास करता हूं। ये कैसे हटेगा, यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 1 जा 3। अब यहां 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां भी करना पड़ेगा। तो पहला काम क्या कर देता हूं, चरण 1, स्टेप 1, पहले चरण में मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 3। समीकरण को 3 से गुणा करने पर, समीकरण को 3 से गुणा करने पर, यहां भी 3 का गुणा करिए, यहां भी करिए, तो ये कितना हो जाएगा 20p/3। 3 से मल्टीप्लाई यहां भी करिए और यहां भी करिए, 3 से मल्टीप्लाई यहां भी करिए और यहां भी करिए। यहां 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां भी करो। अब आप देखो 3 1 जा 3, 3 से 3 कट गया, 3 कम 3, और 1 की मल्टीप्लाई 20p में होगी तो 20p तो आएगा ही, 1 इंटू 20p, 20p इज इक्वल टू, और 40 इंटू 3 कितना हो गया 120, 40 गुणा 3 120। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, ये p अलग करिए, इस p को अलग करना पड़ेगा, इस 20 यहां से हटाना पड़ेगा। 20p का मतलब क्या हुआ, 20p का मतलब हुआ 20 इंटू p। ठीक है, अब ये 20 हटे तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसमें 20 से डिवाइड करना चाहिए।
तभी तो ये हटेगा, 21 या 20, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेप भी कर लेता हूं, स्टेप 2, चरण 2, समीकरण में 20 से भाग देने पर dividing the equation by 20, समीकरण में b से भाग देने पर। अब जब समीकरण की बारी आ रही है, जब समीकरण की बात आती है, तो समीकरण मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह, यहां 20 से डिवाइड करेंगे तो यहां भी करना पड़ेगा, यहां 20 से भाग करूंगा तो यहां भी करूंगा, फिर हो जाएगा 20p/20 इज इक्वल टू 120/20। यहां 20 से डिवाइड किया तो यहां भी करेंगे। अब 21 जा 20, ठीक हो गया, तो 1p और 1p मतलब p, और 20 छके 120, 26 जा 120, तो ये हो गया p इज इक्वल टू 6 आ गया। p इज इक्वल टू कितना है डियर स्टूडेंट, 6 आ गया। अब p इज इक्वल टू 6 आपका क्या होगा, यही तो समीकरण का हल है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल है, p वेरिएबल है, इसकी वैल्यू निकल गई, तो आप लिख दीजिए p इज इक्वल टू 6 समीकरण का हल है। p इज इक्वल टू 6 इज द solution of equation. p is equal to 6 is the solution of equation. समझ में आ रहा आपको, हो गया ये भी सॉल्व। अब कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी, ये वाली, ठीक है। पहले देखेंगे स्टेप क्या क्या करने हैं, जब आपको स्टेप की जानकारी हो जाएगी फिर समीकरण सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इसको देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से करिए, ध्यान से समझिए। पहले तो समीकरण में चर और अचर को समझिए, इक्वेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट को देखिए, फिर वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, जो वेरिएबल है फिर उसको सेपरेट कीजिए। समीकरण में चर और अचर की पहचान कीजिए, एक तरफ चर ले जाइए, एक तरफ अचर ले जाइए, तो समीकरण आपके सॉल्व हो जाए, ठीक हो गया। तो चलिए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, डी वाला। आप देखिए डियर स्टूडेंट, 3p/10 इज इक्वल टू 6, दिस इज एन इक्वेशन, यह एक समीकरण है। क्यों है, देखो बराबर का चिन्ह है, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, ठीक है, बीच में इज इक्वल टू का साइन है, बायां पक्ष है, दायां पक्ष है, बन गई समीकरण। समीकरण में चर क्या है, p चर है, p वेरिएबल है, क्योंकि p के बारे में जानकारी नहीं है, तो p को अलग करना है और कांस्टेंट अलग करना है। जैसे ये कांस्टेंट है 6, ये एक तरफ रहेगा, ठीक है, ये भी वही ले जाऊंगा और इसको अलग करूंगा। तो क्या करना चाहिए, आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे अब, तो आप देखिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले इस 10 को हटाना पड़ेगा। अब ये 10 कैसे हटेगा, इस 10 को हटाने का क्या तरीका है, ये डिनोमिनेटर में है ना, भाग में मैं यदि 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से गुणा करूंगा यहां, तो यहां भी करना पड़ेगा। अब यहां 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से गुणा करूंगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो ये हट गया ना यहां से, ठीक है। अब यहां 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से गुणा करूंगा, तो यहां भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा, जो यहां करूंगा वही यहां करूंगा, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसको आप देखिए, स्टेप 1 चरण 1 क्या करूंगा, समीकरण में 10 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 10। अब इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई का मतलब हुआ कि यहां भी मल्टीप्लाई करो और यहां भी करो। समीकरण में
10 से गुणा करने पर, समीकरण में 10 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 10, इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 3p/10 इंटू 10 इज इक्वल टू 6 इंटू 10। यहां 10 से मल्टीप्लाई करो तो यहां भी करो, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, ठीक हो। तो दिस इंप्लाइज दैट अब कितना हो जाएगा, 10 1 जा 10, 10 से कम 10 कट गया, 3p का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये हो गया 3p इज इक्वल टू 10 छक्के 7, 10 6 जा 60, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देख रहे हैं p एक तरफ हो गया, कांस्टेंट एक तरफ हो गया, पर इसके साथ ही 3 है, ये 3 भी हमको हटाना पड़ेगा। अभी हटेगा कैसे, 3p कैसे हटेगा, 3p का मतलब क्या हुआ, 3p का मतलब हुआ 3 इंटू p, ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट क्या लिख दूंगा, 3 इंटू p इज इक्वल टू 60। 3p का मतलब हुआ 3 इंटू p इज इक्वल टू कितना हुआ, 60 हो गया, ठीक हो गया, ठीक है ना। अब 3 कैसे हटेगा, क्योंकि मुझे तो p की वैल्यू चाहिए, मुझे तो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, मुझे तो चर का मान चाहिए। ये 3 हटेगा कैसे, जब 3 से मैं यहां भी डिवाइड करूंगा और 3 से मैं यहां भी डिवाइड करूंगा, 3 से भाग यहां दे दूंगा और 3 से भाग यहां दे दूंगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इस 3 को काटने के लिए मैं 3 से भी डिवाइड कर दूं तो 3 1 जा 3 कट गया ना, ठीक है। तो 3 से डिवाइड यहां करूंगा, 3 से डिवाइड यहां करूंगा, तो जो यहां किया वही यहां भी करना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेप देखिए, स्टेप 2 चरण 2, मतलब 2 चीजें करनी पड़ रही हैं। चरण 1 और चरण 2 का मतलब क्या हुआ, स्टेप 1 और स्टेप 2 का मतलब क्या हुआ, 2 चीजें कर रहा हूं। पहले क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, अब क्या कर रहा हूं, 3 से डिवाइड कर रहा हूं। पहले 10 से गुणा किया पहली बार में, अब दूसरी बार में क्या कर रहा हूं, 3 से डिवाइड कर रहा हूं, 3 से भाग कर रहा हूं, ठीक हो। तो चरण 2 में आप लिखेंगे 3 से समीकरण में भाग देने पर, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 3, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 3, समीकरण में 3 से भाग करिए, यहां भी करना पड़ेगा यहां भी करना पड़ेगा। 3 इंटू p/3 इज इक्वल टू 60/3। जो काम यहां किया वही काम यहां करना पड़ेगा, नहीं तो इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो 3 से यहां डिवाइड किया, 3 से यहां भाग गया तो यहां भी दिया, ठीक है। अब 3 एकम 3, 3 1 जा 3 और 23 जा 60, 20 या 60। तो आपके पास अब क्या आ गया, 1 की मल्टीप्लाई p में होगी तो p बच जाएगा, p इज इक्वल टू यहां पर हो गया 20, p का मान कितना हुआ, 20 हो गया, ठीक है। अब p क्या है, वेरिएबल है, p क्या है, चर है, तो ये तो समीकरण का हल है। समीकरण में यदि आपने चर का मान निकाल लिया तो वही तो समीकरण का हल है। इक्वेशन में यदि आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी तो वही तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। तो आप लिख दीजिए p इज इक्वल टू 20 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। p इज इक्वल टू 20 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मुझे पूरा विश्वास है, अब मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं आपको हाफ एन आवर, आधे घंटे से ज्यादा पढ़ा दूं, 40 मिनट 50 मिनट 60 मिनट, ठीक है। अब अभी छोटे बच्चे हैं तो यदि आप हाफ एन आवर, आधे घंटे की वीडियो को ठीक से देख पाते हैं तो आपके लिए पर्याप्त हो जाता है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन की केवल 4 पार्ट्स करके आज का लेक्चर में समाप्त कर रहा हूं।
ठीक है ना? ठीक है। अब जाते जाते एक बात आपसे कह दूं कि समीकरण को हल करो। समीकरण को हल करने के लिए कुछ 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 काम करना पड़ेगा। उसी के लिए कह रहा है वो कि क्या क्या चरण का प्रयोग करेंगे, क्या क्या स्टेप करेंगे। तो जो जो आप करना चाह रहे हैं वो मैंने लिख दे। केवल दो चीजें करनी पड़ी मुझे, 2 स्टेप करने पड़े, स्टेप 1 और स्टेप 2। ठीक है। तो क्या क्या चरण आप यूज करते हैं और उसके बाद जो इक्वेशन में वेरिएबल है, जो इक्वेशन में चर है, उसकी वैल्यू निकाल देनी है, वही समीकरण का हल है। ठीक है दोस्तों? इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसी की वैल्यू निकालना तो इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जैसे इसमें वेरिएबल पी है, इसकी वैल्यू निकल गई पी की, तो इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसमें चर पी है, पी का मान निकल गया, वही समीकरण का हल है। इसमें चर क्या है, एम है, एम का मान निकल गया, वही समीकरण का हल है। इसमें एम क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, एम की वैल्यू निकल गई, वही इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है अंडरस्टैंड? तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में ये स्टेप आए होंगे और किस रूप में समीकरण में चर की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है वो भी आप समझ गए होंगे। थैंक यू।